The next question is कि what do you understand by load in mutual funds? ये जो लोड का जो फंडा है ये म्यूचुअल फंड में किस तरीके से ऑपरेट करता है और इसका क्या कनेक्शन है स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से एक्चुअल में क्या रिलेशन है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लोड को डिफाइन करना चाहते हो, लोड मतलब एक्सपेंस, कि कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर जब एंटर होते हैं तब और जब एग्जिट करते हैं तब एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक्सपेंस पे करते हैं, उसको लोड बोलते हैं। यानी कि आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हो। अब 2009 से हुआ क्या कि एमपी ने और जितने भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ने लोड को हटा दिया, यानी कि एंट्री लोड हट चुका है। पहले क्या था कि आप 100 रुपया निवेश करते थे और उसके ऊपर 1.5% या 2% एंट्री लोड लगता था, तो वो लोड लगने के बाद आपका 98 रुपीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता था। पर 2009 के बाद एंट्री लोड हट गया है। पर आप कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, आइदर वो डेट हो, आइदर वो इक्विटी के फंड हो, आइदर वो किसी भी तरह का फंड मार्केट में आपने प्रीफर किया है, उसकी ड्यूरेशन तय की है और किस तरह की वो पर्टिकुलर फंड को डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से अंदर एग्जिट लोड इन्वॉल्व है। एग्जिट लोड इन्वॉल्व कैसे है? जैसे आज आपने म्यूचुअल फंड के अंदर कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया। अभी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हो तो आज भी वो एग्जिट लोड वहां पर इन्वॉल्व है। यानी कि मान लो मैंने 1 लाख रुपए यहां से निवेश किया, आज तारीख है 21 मार्च 2021। अगर मैं 1 साल पहले यानी कि 20 मार्च 2022 को मेरा म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहा हूं, यानी कि बिफोर 365 डेज में अगर मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं, तो वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बताए हुए एग्जिट लोड के हिसाब से मेरी म्यूचुअल फंड की जो भी साइज होगी उसमें से वो एग्जिट लोड कट जाएगा। तो मेरी हर एक लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी इक्विटी मार्केट के बारे में सोचो, जब भी म्यूचुअल फंड मार्केट के बारे में सोचो, आपके दिमाग में एक सीधी सी सोच आनी चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा म्यूचुअल फंड, मेरा स्टॉक मार्केट का शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर छोटी सोच और छोटी ड्यूरेशन के साथ अगर स्टॉक मार्केट में आओगे तो आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके पैसे फंस सकते हैं, आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है और आपको लगेगा कि यार स्टॉक मार्केट या ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए बने हुए नहीं है। तो हर एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे बैंक के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो और जब फिक्स डिपॉजिट करते हो तो कभी भी बैंक के पास से पसार भी होते हो, बाइक से, स्कूटर से या तो अपनी कार से, तो आपको कभी भी दिमाग में वो चीज याद नहीं होती है ये पर्टिकुलर बैंक में मेरे 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट पड़ी है। क्यों नहीं याद है? बिकॉज आपने 2021 में वो एफडी करी है और ये पर्टिकुलर एफडी की मैच्योरिटी अगर आपने 5 साल की ली है तो 5 साल के बाद ही आपको वो पर्टिकुलर चीज याद आएगी, या तो जब 5वां साल बिगिन होगा तब आप वो अपनी फाइल से पेपर निकाल कर चेक करोगे कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी में मेरे 5 लाख पड़े हैं, 5वीं तारीख में 5वें महीने में इसकी मैच्योरिटी आने वाली है। तो म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, not a short-term products. Next question is, what is the feature of future contract? Future contract क्या है? ये आज हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज कैन यू इलेबोरेट दिस क्वेश्चन डीप डेप्थ में, क्योंकि इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है। आई एम श्योर कि आज का ये जो आपका सेशन है, आपके जो एक्सपर्टीज है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो प्लीज व्यूअर्स बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसको गौर से सुनिएगा प्लीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीटा इन सिक्योरिटी मार्केट्स? कि ये जो बीटा का जो फंडा है ये सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी मार्केट्स को ही नहीं समझोगे तो ये स्टॉक जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके फंडे को कैसे क्लियर करोगे। तो आज हम
वो बात को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डीप डेप्थ प्लीज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसे आपने मुझे पूछा, तो हमने जैसे ही दूसरा सवाल जब लिया था तो वो कमोडिटी मार्केट के बारे में था। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, वैसे ही इक्विटी मार्केट के अंदर और वैसे ही करेंसी मार्केट के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। एक सीधी सी समझ के बारे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट को, तो बरसों पहले जब गांव के अंदर दो किसान अगर खेती कर रहे होते थे, किसी ने बाजरा अपने खेत में लगाया है, जिससे होगा क्या कि जब बाजरे की फसल तैयार होगी तो उसके खेत में बाजरे का माल बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। और दूसरा एक किसान है जिसने अपनी खेत के अंदर गेहूं लगाए हैं और वो उम्मीद कर रहा है कि 4 महीने के बाद जब फसल तैयार होगी तब मेरे खेत के अंदर अच्छी मात्रा में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी और ये गेहूं से मैं बेचूंगा और मेरा घर भी गेहूं से चलेगा। अभी हुआ क्या कि जिस बंदे के पास गेहूं है उसको बाजरे की जरूरत भी तो पड़ेगी, हर रोज वो आदमी गेहूं तो नहीं खाएगा, और जिसके पास गेहूं है उसको भी हर रोज गेहूं तो खाना नहीं है, कभी उसको मन करेगा मैं बाजरा भी तो खाऊं। तो वो परिस्थिति में क्या है ना कि वो बार्टर सिस्टम चलता था, मेरे पास गेहूं है मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे बाजरा दो, और मेरे पास बाजरा है आप बाजरा ले जाओ और मुझे गेहूं दो। तो इससे एक चीज फलित होती है कि मैंने बार्टर सिस्टम किया, मैंने मेरे पास जो चीज थी वो दूसरे को दी और दूसरे के पास जो चीज थी उससे मैंने ले ली, ताकि हम दोनों की जो नीड्स थी वो यहाँ पर फुलफिल हो गई। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज या कोई भी स्पेसिफिक वस्तु, आइदर वो कमोडिटी हो, आइदर वो स्टॉक्स हो, आइदर वो करेंसी डेरिवेटिव्स हो यानी कि करेंसी का वायदा हो, तो उसके अंदर आपके पास व्यू होना जरूरी है। व्यू किस तरह का कि आइदर आप वो पर्टिकुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में उम्मीद कर रहे हो कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कमोडिटी आइदर वो स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो सामने दूसरा एक आदमी है जिसके पास वो सोचे कि ये स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जाएंगे। अभी हुआ क्या, बायर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी। क्यों अंडरस्टैंडिंग बनी? एक आदमी सोच रहा है कि ये स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और दूसरा आदमी सोच रहा है कि स्टॉक की प्राइसेस नीचे आएंगे। तो बायर और सेलर की अंडरस्टैंडिंग अगर साथ में बैठी तो वो परिस्थिति की वजह से ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना हुई, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन बनी। कंडीशन क्या तय की दोनों ने कि हर महीने का आखिरी गुरुवार होगा, वो गुरुवार के दिन 3:30 बजे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। होगा क्या कि एक भाई ने 100 रुपए पे एक चीज खरीदी और एक भाई ने 100 रुपए पे चीज बेच दी। आखिरी गुरुवार के दिन 3:30 बजे वो 100 रुपए की प्राइस हो गई 105 रुपया, यानी कि जिसने 100 रुपए पर खरीदा था उसको 5 रुपए का फायदा होगा और जिसने 100 रुपए पे चीज बेची होगी उसको 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ बायर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सचेंज ने ढाल दिया। यहाँ पर फॉर्मेट में ये भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है या बेचता है, अगर मार्केट में लीवरेज अवेलेबल है और उसको लग रहा है कि मुझे इतनी पर्याप्त मात्रा में बेनिफिट हो रहा है तो मैं जब भी चाहूं मैं एग्जिट कर सकता हूं। यस, लीवरेज होगी तो आप वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकते हैं। और यही चीज सेलर के लिए, क्योंकि सेलर जब भी कोई स्टॉक्स बेचता है तो यस, सेलर कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी परिस्थिति में उसको एग्जिट करना हो वो एग्जिट कर सकता है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है जहां बायर और सेलर की अंडरस्टैंडिंग होती है without owning that particular stocks, without owning that particular commodity, without owning that particular currency, आप ये तीनों सेगमेंट के अंदर अच्छी मात्रा में अपना पैसा बना सकते हो, पर रिस्क इसके साथ थोड़ा ज्यादा एसोसिएट होगा। जितने भी क्वेश्चंस है डिफाइन द सिस्टमैटिकल रिस्क, इसको भी आज हम डीपली कवर करने वाले हैं। So the next question is, what is the net asset value of mutual funds? कि जो net asset value है किसी भी स्टॉक की वो क्या है म्यूचुअल फंड्स के अंदर? इसमें क्या होता है, जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं नेट एसेट वैल्यू की, कि ये जो पूरा यूनिट ऑपरेशन होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर,
कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी ड्यूरेशंस के लिए, उसका एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स एक बड़ी अमाउंट के साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें भी तो रिस्क होता है, लेकिन उसको वो म्यूचुअल फंड्स डिफाइन करता है कि किस तरीके से इसमें हमको इन्वेस्ट करना है। इसमें भी आपको रिस्क और रिटर्न का जो भी फंडा है वो ही यहाँ पे लगाना होता है। तो ये जो नेट एसेट वैल्यू है वो सेट कौन करता है, ये डिपेंड्स अपॉन स्टॉक वैल्यू कि उसकी वैल्यू कितनी है। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़े से लॉन्ग है और डीप डेप्थ है, तो अगर आपको इनसे कुछ सीखना है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप एक पेपर पेन लेकर के लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम हैज रिमूव्ड मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ अर्लियर फिजिकल ट्रेडिंग, यानी कि पहले जो फिजिकल ट्रेडिंग चल रही थी उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में कितने हो गए हैं या फिर क्या हो रहा है स्टेटमेंट के थ्रू, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि फिजिकल ट्रेडिंग जब चलता था और अब नाउ डिजिटल ट्रेडिंग आया है, तो पुरानी लाइफ और नई लाइफ में क्या फर्क आया। तो मेरा एक सीधा सा और बहुत सरल भाषा में, उसका बहुत वाइड आंसर हो सकता है, पर यस मैं इसको आपको दो तरह से समझाता हूँ। बरसों पहले जब स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस था पर ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था। ऑर्गेनाइज मतलब कि अभी जिस तरह का मार्केट है, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और या आइदर फॉरेक्स, जहां पर भी जाते हो तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। आपने कोई स्टॉक खरीदा तो सामने किसने बेचा है वो आपको मालूम नहीं चलता है। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आपको मन चाहे भाव, यानी कि जो प्राइस आप बीड करना चाहते हो, स्पेसिफिक प्राइस पे वो बीड करते हो। अगर सेलर बेचना वो भाव पे चाहता है तो वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो आपको नहीं मालूम है ये परिस्थिति में कि आपके सामने सेलर कौन है। पहले के दिनों में क्या होता था, ब्रोकर का रोल इंपॉर्टेंट होता था। ब्रोकर यानी कि हमारे जैसे लोग जो वो क्या करते थे, पहले रिंग चलती थी, रिंग में जाते थे और ब्रोकर के जो ट्रेडर्स होते थे वो ट्रेडर्स वहां पर दूसरे ट्रेडर के पास से शेयर की खरीद फरोख्त करते थे। मतलब आज आपको रिलायंस खरीदना है तो आपने वो रिंग में जाने से पहले वो ट्रेडर को बता दिया कि अगर रिलायंस 1900 रुपये में मिलता है तो मुझे 500 शेयर चाहिए। तो वो ब्रोकर अपने ट्रेडर को बोलेगा कि आज 1900 रुपये में 500 रिलायंस अगर मिले तो ले लेना। तो वो ट्रेडर पहले के दिनों में क्या करता था, रिंग में जाके बोलेगा 500 रिलायंस 1900 रुपये में खरीदना है। अगर किसी को 500 से 1900 रुपये में बेचना होता तो वो बोलेगा हाँ चलो मैंने बेचा। तो वो फिजिकल ट्रेडिंग में होता था। तब ये ऑनलाइन एजुकेशन, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे। पर अब परिस्थिति क्या आ गई कि जो हमारी सोच थी, जिस तरह का पहले हार्डवर्क हम लोग करते थे, वहां से हम घूम फिर कर एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जहां बायर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर्स के प्राइस अलग अलग भाव के ऊपर आप जहां पर आपको सहूलियत लगती है आप बाई करते हो, आप सेल करते हो। आपको नहीं मालूम है खरीदने वाला कौन है, आपको नहीं मालूम है बेचने वाला कौन है। तो ये फिजिकल ट्रेडिंग के कंपैरिजन में डिजिटल हो जाने की वजह से आदमी अपनी ऑफिस में बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे, एनी टाइम एनीवेयर, जहां भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई, उसके पास ब्रोकर का वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू वो NSE, BSE, डेरिवेटिव, MCX और जितने भी अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट्स के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके थ्रू ये डिजिटली अपना इन्वेस्टमेंट बाई कर सकता है, अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर सकता है। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, फिजिकल ट्रेडिंग और अब डिजिटल ट्रेडिंग में क्या हुआ है। पहले फिजिकल ट्रेडिंग में क्या होता था, कोई भी स्टॉक आप खरीदते थे तो स्टॉक्स के सर्टिफिकेट आते थे। सर्टिफिकेट के ऊपर फोलियो नंबर लिखा हुआ रहता था, डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा रहता था, ये स्टॉक्स को कौन ओन कर रहा है। यानी कि अगर आपने खरीदा है तो उसके पीछे आपका स्टिकर लग के आ जाता था, आपका नाम और आपकी बीवी का नाम, अगर आपने जॉइंट होल्डर में खरीदा है। अब क्या हो चुका है, फिजिकल ट्रेडिंग और वो फिजिकल शेयर्स अब एक हिस्ट्री बन चुका है। अब बहुत कम लोग बचे हैं भारत के अंदर जिनके पास ये फिजिकल शेयर्स होंगे। अब हो क्या रहा है, सब लोग
डीमेट मोड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल मोड के अंदर। अगर मैंने 100 रिलायंस 2000 रुपये पे खरीदे हैं, तो आज खरीदा है तो 2 वर्किंग डे के बाद मेरे अकाउंट में जो 100 शेयर खरीदे हैं रिलायंस के, वो जमा हो जाएंगे अगर मेरे अकाउंट में पर्याप्त मात्रा में धन है तो वो क्या हुआ, पहले फिजिकल पेपर लेके हम घुमा करते थे, अब मेरे अकाउंट में वो डिजिटली शेयर शो करते हैं। मैं जब भी सेल करने जाऊंगा मुझे फिजिकल पेपर लेके नहीं जाना पड़ेगा, मैंने खाली ब्रोकिंग पोर्टल पे जाके सेल किया, मेरे अकाउंट से 100 रिलायंस इंडस्ट्री डेबिट हो जाएंगे और एक्सचेंज के अंदर जो सेटलमेंट के हिसाब से होना चाहिए वो प्रोसेस में वो चला जाएगा और 2 वर्किंग डे के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। पहले क्या होता था, आपने कोई स्टॉक खरीदा है या तो आपने कोई स्टॉक्स बेचा है तो आपको पैसे आने में और पैसा पे करने में भी अच्छा खासा वक्त निकल जाता था। नाउअडेज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल, अब ये पेन काफी कम हो चुका है। कोई भी स्टॉक खरीदते हो, कोई भी स्टॉक बेचते हो तो 2 दिन के दौरान आपको उसका सेटलमेंट मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है फिजिकल ट्रेडिंग और डिजिटल ट्रेडिंग के दौरान। बीटा सिक्योरिटी मार्केट के अंदर क्या रोल रहता है और बीटा का मतलब सिक्योरिटी मार्केट के अंदर क्या है, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा। बीटा सिक्योरिटी मार्केट के अंदर रिस्क का एक पैरामीटर है कि कितना पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हो, पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो खरीद रहे हो, उसके अंदर रिस्क का एसोसिएशन कितना ज्यादा है। अगर मान लो कोई स्टॉक्स का बीटा अगर 1 रहता है तो वो ठीक ठाक है, बीटा उसका है चलो, पर अगर बीटा ज्यादा है, कोई स्टॉक्स का बीटा अगर ज्यादा है मतलब वो स्टॉक्स के अंदर रिस्क ज्यादा एसोसिएट है। किसी का बीटा अगर 1 से कम है यानी कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर रिस्क का एसोसिएशन कम है, मतलब रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, और रिस्क ज्यादा मतलब वो पर्टिकुलर केस के अंदर रिवॉर्ड बनने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बीटा का मतलब है जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में डील कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो, उसके अंदर कितना रिस्क एसोसिएट है। So the next question is difference between investment and speculation. तो एक speculation क्या होता है? Speculation होता है वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंगली चलता है। 2 इमोशंस है जो मार्केट में चल रहे हैं, एक है ग्रीड, एक है फियर। जो बंदा इमोशंस के अकॉर्डिंगली चलता है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवाएगा ही गवाएगा। लेकिन अगर आप एक रियल इन्वेस्टर है तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओगे। अब पेशेंस चाहिए, स्पेकुलेशन में पेशेंस काम नहीं करता है, वो लोग अपने इमोशंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के अंदर फर्क क्या है। तो सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के अंदर फर्क तो काफी बड़ा है। फर्क इसीलिए बड़ा है कि स्पेकुलेशन के अंदर आप जल्दी मनी चाहते हो, आपके पास पैसा है पर आप जल्दी मनी बनाना चाहते हो, जल्दी पैसे बनाना चाहते हो, कम ड्यूरेशन के अंदर पैसा बनाना चाहते हो, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा बनाना चाहते हो, तो यू आर डूइंग स्पेकुलेशन। जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है, 3:30 को मार्केट बंद होती है, यही 6.5 घंटे के अंदर आप कमाना चाहते हो तो वो हो जाएगा डे ट्रेडिंग। और डे ट्रेडिंग के अंदर रिस्क का एसोसिएशन ज्यादा रहता है और उसके अंदर आपके पास सही और सटीक इंफॉर्मेशन सही वक्त पे अगर आती है तो आप स्पेकुलेशन के अंदर भी पैसा बना सकते हो, पर रिस्क का एसोसिएशन जैसे मैंने बताया ज्यादा रहता है। पैसे बनने की गुंजाइश ज्यादा है तो पैसे जाने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा रहती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, तो कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास शॉर्ट टर्म यानी कि 1 महीने का, मीडियम टर्म यानी कि 3 से 6 महीने का, लॉन्ग टर्म यानी कि लेकर 1 साल से लेकर 2 साल, 5 साल, 10 साल का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो आप क्या करोगे, स्पेकुलेशन को नहीं देखोगे, स्पेकुलेशन को नजरअंदाज करोगे, आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को वेलकम कर रहे हो। आपको मालूम है कि आपने जो चीज खरीदी है वो आज नहीं तो कल 10-20%, 25% बढ़ भी सकती है और टूट भी सकती है। चूंकि आपने क्वालिटी स्टॉक्स खरीदा है इसीलिए आपको वो चिंता नहीं है कि मेरे पैसों का क्या होगा। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अपने फाइनेंस के जो रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंप्रूव हुई, उसका सेल्स कितना ऊपर गया, उसकी रेवेन्यू कितनी ऊपर गई, उसका एबिटा कितना ऊपर गया,
कंपनी मैनेजमेंट आने वाले दिनों में कितना ग्रोथ दिखा पाएगा, उसको लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। वो चीजों से क्या होगा, कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस के अंदर धीमे धीमे बट ग्रेजुअली एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सुधार देखने को मिलता है। तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे वो कस्टमर का, वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर वेल्थ बनने की शुरुआत हो जाती है। अभी हम ऐसे देश में जीते हैं जहां 6.5%, 7%, 7.25% FD के अंदर इंटरेस्ट मिलते हैं, और यही चीज अगर 10 साल पहले चले जाए तो 10%, 12% इंटरेस्ट मिल रहा था, और यही चीज 15 साल, 20 साल चले जाए तो शायद 14-15% या उससे ज्यादा लोगों ने भी रिटर्न शायद कमाए होंगे। पर आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर एक आदमी चाहता है कि महंगाई से तो मैं जितना कमाता हूं उतना तो महंगाई खा जाएगी। अगर ज्यादा कमाना है तो मुझे अपना पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना पड़ेगा जो महंगाई के जो आंकड़े आते हैं, जो इन्फ्लेशन के जो नंबर आते हैं, उनको बीट करके मेरे लिए पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करें। अभी आपको लगेगा ये पॉजिटिव रिटर्न क्या है, तो जो रिटर्न आपने कमाया पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसमें से इन्फ्लेशन अगर आपने माइनस किया और उसके बाद जो पैसा बना उसको बोलेगा पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट आपने कमाया, यानी कि आपका पैसा पॉजिटिवली ग्रो हुआ है। अगर मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश किया, उसमें 5% रिटर्न मिला और इन्फ्लेशन 60% है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हुआ है, आपका पैसा डीग्रो हुआ है, क्योंकि 5% कमाया पर 7% तो इन्फ्लेशन था, तो 2% का लॉस सीधा आपने यहाँ पर किया है। तो मेरा एक सीधा कहने का लॉजिक ये है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जहां पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट देखा जाता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जाती है, किस तरह के बिजनेस में अवेलेबल है वो चीजें देखी जाती है, और उसके हिसाब से वो स्टॉक सिलेक्शन होता है कि कंपनी का किस तरह का मार्केट का पिछले 5 सालों का, 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसको देखकर आप उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। स्पेकुलेशन में क्या होता है, आपके पास शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का व्यू है, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन या शॉर्ट टर्म न्यूज बेस्ड इवेंट को टारगेट करके उसके अंदर आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना चाहोगे। तो दोनों के बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस है। स्पेकुलेशन अपनी जगह और इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। The next question is, how does fundamental analysis differ from technical analysis? ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस एपिसोड। सो आपको अगर कोई भी ऐसी इंसाइट्स मिली होगी कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो आप हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और इसको मैक्सिमम लोगों को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, कौन है हमारे एक्सपर्ट, कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या पोजीशन है उसकी, राइट। तो ऐसा बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है या मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। सो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स ने कितना सीखा या नहीं सीखा, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। सो इट्स अ प्लेजर टॉकिंग विथ यू, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।